हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हैं, एक तो नंबर वन है जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन हैं। इन्होंने कहा है कि ये कोई ब्लफ नहीं कर रहे, यानी कि कोई ऐसे ही जुमला नहीं छोड़ रहे हैं। एंड ही विल रियली यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स अगर रशिया के डिफेंस के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ी तो। इसको हमने चर्चा करना है और साथ ही मैप एनालिसिस भी करना है। आईआर का पार्ट है, जीएस2 का बड़ा इंपॉर्टेंट ये सिलेबस बनता है। उसके बाद जो आपका ईडब्ल्यूएस कोटा का इशू सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने कुछ टिप्पणियां इसमें की हैं। अभी हालांकि फैसला सुरक्षित रखा गया है, उसके बारे में हमने चर्चा करनी है। उसके बाद हमारे पीयूष गोयल जो हैं यूनियन मिनिस्टर, वो सऊदी अरेबिया गए थे किसी तरह की डील्स करने। उन डील्स के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया और इंडिया का मैप भी देखेंगे, आसपास कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज लगते हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट्स इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया के साथ हुई हैं। एंड लास्टली जो ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा था, हमने कल दिया था। हम लगातार पूरे हफ्ते से इस चीज़ को न्यूज़ में देख रहे हैं कि ईरानियन रिवोल्यूशन के बाद किस तरह से इस्लामिक ड्रेस कोड को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया। उसके बाद वो 22 साल की महिला थी जिनको मॉरल पुलिस ने उठा लिया एंड कहा जाता है कि उनको डिटेंशन सेंटर लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके रिगार्डिंग पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसमें 8 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो गई है। तो इसको हमने थोड़ा सा और आगे देखना है कि क्या कुछ है। और साथ ही आज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है और मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। और लास्ट में आपका होमवर्क का होगा प्रीवियस ईयर का एक मेंस का क्वेश्चन, जो कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और या फिर आप आंसर लिख के मुझे टेलीग्राम या फेसबुक पे टैग कर सकते हैं एंड आई विल रिव्यू योर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डीएनए। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको नीचे बताना है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो हमेशा याद रखिए, जहाँ पे भी नॉट लिखा हो उसको अपने क्वेश्चन पेपर में भी आप इस तरह से सर्कल कर सकते हो, पेंसिल से या पेन से, जो भी आप लेके गए हैं, ताकि आपको याद रहे इज अ मेंबर पूछा है या नॉट अ मेंबर पूछा है। यहाँ पे तो आपको सिंपल सिंपल जो है नाम दे दिए गए हैं, लेकिन अगर 1 एंड 2, 2 एंड 3 होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप यहाँ पे नॉट को ना इग्नोर कर दो या नॉट को ना देखो। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप आपको एग्जाम में ये करना है कि आपको इसको सर्कल कर लेना है और अपने ध्यान से उसको अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईरान को कहते हो हाँ ये मेंबर है, तो इसके सामने छोटा सा टिक लगा लीजिए। आप कहते हो सऊदी अरेबिया है तो टिक लगा लीजिए, ओमान है टिक लगा लीजिए, कुवैत नहीं है तो क्रॉस लगा लीजिए। उसके बाद देखिए कि अब ये मेंबर्स तो है नहीं, अब मेरा क्वेश्चन क्या है। फिर आप देखेंगे नॉट अ मेंबर पूछा है, तो नॉट अ मेंबर पूछा है तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। ये मैं आपको करेक्ट आंसर नहीं बता रहा, करेक्ट आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको जो है इसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है और लास्ट में हम इसका मैप एनालिसिस भी करेंगे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का, राइट। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि पुतिन साहब जो हैं उन्होंने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया है। इन्होंने कहा है मेरे पास 3 लाख से ज़्यादा जो है रिजर्व सोल्जर्स तैनात हैं और हम अपनी जो ज़मीन है, जो हमें यूक्रेन के पार्ट्स चाहिए वो हम अनेक्स आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज इसके अंदर वॉर के अंदर शामिल होते हैं या रशिया की सिक्योरिटी को, डिफेंस को कोई थ्रेट होता है, तो न्यूक्लियर वेपन्स मैं यूज़ करने से नहीं चूकूंगा। और ये कोई ब्लफ नहीं है, ये एक्चुअल में मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो ट्रिगर है वर्ल्ड लेवल पे कि क्या ये एक शुरुआत हो सकती है किसी तरह की वर्ल्ड वॉर 3 की, जो कि यूक्रेन क्राइसिस से स्टार्ट हुआ था, फरवरी में स्टार्ट हुआ था। जिसके बाद हम देख रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। यूक्रेन की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरी है और आप कह सकते हैं जो रशिया का स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बहुत ज़्यादा गिरा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अफेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है इसके कारण से, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। क्योंकि यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, वो सारी की सारी प्रोडक्शन इफेक्ट हो गई है। तो ये सारे के सारे जो ट्रिगर्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि इनको समझाती है कि हमें डिप्लोमेटिकली बातचीत से चीज़ें जो है सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें होगा क्या वो देखने की बात है। रशिया प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं और 3 लाख से ज़्यादा रिजर्व सोल्जर्स हैं और हम कोई भी डैमेज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हो कि मिसाइल डैमेज को के बाद एक क्रिएटर बना हुआ है। इसकी जो है जांच की जा रही है साइंटिस्ट्स के द्वारा, फोरेंसिक्स के द्वारा, कि ये किस तरह का मिसाइल जो था वो यूज़ हुआ था। और इसके अलावा एक शेल ने, मतलब एक मिसाइल ने डैमेज भी कर दिया पाइप्स को जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तक जाती थी। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आपकी, आप कह सकते हैं ग्रीन और चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाए गए थे, वहाँ से भी और जो डैमेजेस हैं किए जा सकते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पे खतरे में हमें नज़र आती हैं। सो लेट्स गो ऑन टू द मैप एनालिसिस। अब आप ये जूम हुआ हुआ मैप देख सकते हैं आज के जो न्यूज़पेपर में था। तो आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर 3 रंगों से जो है एरियाज मार्क्ड हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हम रेड एरियाज़ की जिसके अंदर स्ट्रिप्स हैं, ये वाला एरिया, मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स डू इट विद येलो. सो दिस एरिया was with Russia even prior to February 24. तो February 24 से पहले भी ये एरिया जो था रशिया के कब्ज़े में था. इधर क्राइमिया वाला एरिया जो है ये भी रशिया के कब्ज़े में था, यहाँ पे आप देख सकते हो. So these are the areas that were already in the occupation of Russia before February 24. ठीक है, तो ये हो गए प्री 24 फरवरी. इसको लेबल कर लेते हैं February 24 से पहले. ठीक है, उसके बाद जो ये पिंक एरियाज़ हैं इसको हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, लाइट ग्रीन से. सो दीज पिंक एरियाज जो मैं अब मार्क कर रहा हूँ, दीज वर द एरियाज दैट वर कैप्चर्ड बाय रशिया एंड आर प्रेजेंटली इन कंट्रोल ऑफ रशिया. यानी कि ये सारे के सारे वो एरियाज हैं जो रशिया के कब्जे में अभी प्रेजेंटली हैं. और लास्टली ये जो ग्रीन कलर में मार्क्ड एरिया है जिसको मैं अब ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज आर द एरियाज दैट वर इन द कब्जा ऑफ रशिया, यानी कि रशिया के पास थे अभी तक, लेकिन अब जो यूक्रेनियन फोर्सेस एडवांस कर रही हैं ये इनको टेक ओवर कर रही हैं. तो हम देख रहे हैं कि रशिया के खिलाफ एक तो टफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एंड दूसरा जो रशियन एडवांसेस थे वो कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ यूक्रेनियन फोर्सेस. तो अब जो मैटर है वो इतना एस्केलेट हो गया है कि रशिया कह रहा है कि हमारे पास सोल्जर्स की भी कमी नहीं है एंड सेकेंडली न्यूक्लियर वेपन्स की भी कमी नहीं है. तो अगर हमें और ज़्यादा जो है गुस्सा दिलाया गया या छेड़ा गया या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किसी भी तरीके से रशिया की सिक्योरिटी को ख़तरा बनाने की कोशिश करी या रशिया के ऊपर कोई अटैक किया, तो फिर फॉर रशियाज़ डिफेंस, वर्ड हालांकि ये यूज़ किया कि रशियाज़ डिफेंस वी विल ऑल्सो यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो खारकीव का जो एरिया है वो बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला खारकीव का एरिया है जहाँ पे रशिया के जितने भी आउटपोस्ट थे उनको कहीं ना कहीं हटा दिया है यूक्रेनियन फोर्सेस ने, और यूक्रेनियन फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा कब्जा जो है वो कर रही हैं. अगर हम कीव की बात करते हो तो कीव आप यहाँ पे छोटे मैप में देख सकते हो, ये काफ़ी दूर है और ये अभी फ़िलहाल राजधानी है यूक्रेन की. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारा आ जाता है EWS कोटे वाला इशू. तो EWS कोटे वाले इशू पे दोबारा से सुनवाई जो है हमारी चल रही है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये मैटर जो है लंबित है, 5 जजेस का बेंच जो है वो लिया गया है. अब यहाँ पे जो चीफ जस्टिस के सामने मामला आया तो इन्होंने, सरकार ने एक्सप्लेन किया कि हमारे किसी भी तरह से OBC, BC, SC, ST इनका कोटा कम नहीं हो रहा है जो हम 10% EWS को दे रहे हैं उससे. तो इससे जो सीधा का सीधा इम्पैक्ट था वो यही था जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीक, याद करिएगा. तो मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, वही चीज़ यहाँ पे CJI ने रीइटरेट करी. उन्होंने कहा इसका मतलब तुम 10% जो ले रहे हो वो जनरल कैटेगरी में से ले रहे हो. इसका मतलब कि मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए तो सिर्फ 40% सीटें बच गई, क्योंकि EWS वाले की भी कट ऑफ तो कम जाएगी. अब सपोज करो कि आप UPSC का भी एग्ज़ाम देते हैं और अगर आप जनरल की कट ऑफ 100 है, EWS की 90 है, इट मीन्स कि मेरिटोरियस तो नहीं हुआ ना. मेरिटोरियस तो कोई जनरल कैटेगरी का ही बच्चा था जो कि शायद 95 लाया हो, 99 लाया हो, राइट. तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए तो आपने और सीटें कम कर दी. तो यू हैव टेकन आउट अ शेयर फ्रॉम द पाई ऑफ द जनरल कैंडिडेट. तो तुमने जनरल कैंडिडेट के लिए और कम कर दिया. तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, वो कितनी ज़्यादा इफेक्ट होगी कि हमारे पास 60% लोग ऐसे हैं जो अदरवाइज मेरिटोरियस नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है. क्योंकि SC, ST, OBC जो भी इनमें से मेरिटोरियस होता है, यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर कर देता है, उसको तो जनरल की सीट दे देते हैं. तो एक किस्म से देखा तो जनरल की सीटें तो इफेक्टिवली और कम हो गई. और ये जो बचते हैं जो कि अपनी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ में जाते हैं, EWS में भी अगर आप सपोज करो आपने EWS में अप्लाई किया और 101 नंबर ले आए, जनरल कैटेगरी कट ऑफ 100 थी, तो आपको जनरल कैटेगरी की सीट मिल जाएगी, EWS में किसी और को ले लिया जाएगा. तो टेक्निकली 60% ऑफिसर्स हम ऐसे भर्ती कर रहे हैं A क्लास से लेकर के D क्लास तक जो कि मेरिटोरियस ही नहीं है. तो क्या इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देश की ख़त्म नहीं होगी? क्या आज से 30 साल बाद जब ये लोग सीनियर पोजीशंस के ऊपर पहुंचेंगे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाएगा एक हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंट पर्सन में और नॉन एफिशिएंट पर्सन में? और अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखते हैं
तो इसके बाद आप देखिए कि जैसे कि सपोज कीजिए कि 10% आप लगा लीजिए, सारी कैटेगरीज के टोटल करके 10% ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरिटोरियस थे और वो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज की जगह जर्नल कैटेगरी की सीट ले जाते हैं, तो आपके पास जर्नल के लिए इफेक्टिवली 30% सीट्स बची, राइट। उसके बाद आपके पास 30% बची, उसके बाद अब एक वुमेन रिजर्वेशन का भी नया जो है शुरू हो गया है कि जर्नल के अंदर वुमेन को भी रिजर्वेशन दी जाए, तो 50% रिजर्वेशन वहाँ पे जर्नल की वुमेन की होगी। तो अल्टीमेटली इफेक्ट कौन हो रहा है, जर्नल कैटेगरी में बचा कौन, जर्नल कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स बचे जिनके पास शायद 12 या 15 या 20% ही सीट्स बचती हैं। लेकिन उनके उसके बाद भी जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है कि प्रमोशन के अंदर रिजर्व कैटेगरीज को हम पहले फेवर करेंगे, उसके कारण उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स भी कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे हम देश को लेके कहाँ जा रहे हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जब रिजर्वेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो क्या इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएफिशिएंसी की बात की थी, या एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल रिजर्वेशन की जो B.R. अम्बेडकर साहब ने और बाकी सब ने किया था, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। रिप्रेजेंटेशन मीन्स इलेक्शंस, वहां पे कहीं पे भी ये नहीं था कि आप कम मार्क्स वाले पर्सन को रिजर्वेशन इन सीट्स करो जॉब्स के लिए, और अगर आप जॉब्स के लिए करते हो तो वहां पे उसको कम मार्क्स में भी लेने दो। इससे तो बेटर ये है कि आप कट ऑफ बराबर रखो हर कैटेगरी की, जो बच्चा आ रहा है वो रखो, जो बच्चा नहीं आ रहा उसको सीट खाली छोड़ दो। दैट वॉज कंसिडर्ड एज अ मोर एफिशिएंट प्लान, क्योंकि ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में या B.R. अम्बेडकर ने ऐसा विजन नहीं बनाया था कि आप जो है रिजर्व कैटेगरीज वालों की कट ऑफ कम रखो ताकि वो सीटें भर जाएं। ये तो एक साफ़ी पॉलिटिकल गिमिक है जिससे कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए कुछ लोगों को स्पेशल जो है ट्रीटमेंट दे करके आप कह सकते हो कि अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हो, और आपने बढ़ाया भी है। तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है देश की वो गिरती जाएगी, और ये शायद हमें देखने को मिल भी रहा है कि बहुत सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ऐसे हैं या हमारे जो इवन जुडिशियल अफसर भी ऐसे हैं जिनको फिर बाद में जो चार्जशीट किया जाता है, नौकरियों से निकाला जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो मेजॉरिटी में आपकी सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, अफसर बन रहे हैं, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो फिर ब्रेन ड्रेन होकर के देश के बाहर जाके सेवा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार इतना पैसा तो फिर मैं बाहर ही कमा लूंगा और मुझे यहाँ पे मिल ही क्या रहा है। तो वो ब्रेन ड्रेन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब इसके ऊपर क्या कहा जाता है वो देखने की बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ऑफेंडेड था सुप्रीम कोर्ट इस बात से, क्योंकि अगर हम देखें तो क्रीमी लेयर कंसेप्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है। अब आप देखिए, अगर आप एक विशेष कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उसके बाद आप आपके ग्रैंडफादर को उससे सपोज कीजिए वो आईएएस बन गए, उसके बाद आपके फादर वो भी इसी तरीके से कोटे का इस्तेमाल करके आईएएस बन गए, उसके बाद आप भी कोटे का इस्तेमाल करके आईएएस बन रहे हैं, तीनों के तीनों ही नॉन मेरिटोरियस थे। तो लेकिन जब वो एक फर्स्ट पर्सन आईएएस बन गया तो क्या वो क्रीमी लेयर के ऊपर नहीं आ गया, क्या वो क्रीमी लेयर में नहीं आ गया, क्या वो अब उतना डाउन ट्रोडन है कि आप उसको जो है वो इतना बैकवर्ड है जो उसको ये सब चीज़ें या ये फैसिलिटीज़ दी जाए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। तो ये एक लार्जर क्वेश्चन है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना विल तो है ही नहीं कि वो ये बात भी कह सके कि सबकी कट ऑफ ही कम से कम बराबर हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ अबाउट इंडिया सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया का ये मैप आप देख सकते हो, ये डार्क ब्लू वाला डार्क ऑरेंज वाला सऊदी अरेबिया है, और यहाँ पर आपका मक्का आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट साइट है, रियाद इसकी कैपिटल आ जाती है, और आसपास बॉर्डरिंग में जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, इस तरफ को रेड सी लगता है, इस तरफ को अरेबियन सी लगता है। और ये आ गया आपका अफ्रीका का पोर्शन, यहाँ पे आपका इजिप्ट भी इसका बॉर्डरिंग एरिया हो जाता है। सो दिस इज़ द मैप ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के अंदर बेसिकली इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल साहब गए थे, और बेसिकली हम वहाँ पे गए थे स्ट्रीमलाइनिंग के लिए, क्योंकि हमने फरवरी 2019 के अंदर कहा था कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरेबिया में करेंगे, और 4 फ्रंट्स के ऊपर करेंगे: एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड आईटी, और इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 4 डोमेन्स में हमने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम क्या कुछ पा सकते हैं सऊदी अरेबिया से। तो देखिए, एक तो जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम इनको यूपीआई इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रुपे कार्ड्स एंड यूपीआई।
तो यूपीआई मतलब हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जैसे कि हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, पेटीएम कर देते हैं। तो वो जो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि सेफ भी है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है कि हर एक पर्सन, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी उसे यूज़ कर पा रहा है। तो इस चीज़ को हम सऊदी अरेबिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे यूपीआई का बहुत ज़्यादा फ्रंट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हमारे रुपए कार्ड्स जो हैं वो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। तो हम इसमें अपने रुपए कार्ड्स को भी लेके आना चाहते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, रिफाइनरी है ऑन द वेस्ट कोस्ट, इसके अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी, ठीक है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्रिएशन के लिए इनको डाटा चाहिए, जो इनको स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए, उन सब चीज़ों के अंदर भी हम हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो टाई अप्स हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स के, एग्जिम, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बैंक्स के लिए, एग्जिम बैंक्स के लिए इनको जो कुछ टाई अप्स चाहिए हैं, स्टैंडर्ड्स को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करना कि अगर हमारे यहाँ कोई बीआईएस स्टैंडर्ड है या एफएसएसआई स्टैंडर्ड है तो उसको वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और उनके जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, वेट स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। इस तरह की म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन। इसके अलावा स्टार्टअप और इनोवेशन ब्रिज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनके भी स्टार्टअप्स को फ़ायदा मिले और हमारे स्टार्टअप को उनसे फ़ायदा मिले। तो स्टार्टअप्स के अंदर भी म्यूचुअल कॉपरेशन हो। इसके अलावा जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज़ है, तो आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सऊदी अरेबिया बहुत पीछे है। तो इनका जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर इनका जो बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन का डोमेन है, उसके अंदर काफ़ी स्कोप है। वहाँ पे भी इंडिया जो है हेल्प करना चाहता है। प्लस वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी तरह से हम टैप इन कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका 8 किल्ड एज द प्रोटेस्ट स्प्रेड इन ईरान ओवर द खर्दिश वुमेन्स डेथ। तो जो वुमेन थी 22 साल की, वो खुर्द प्रोविंस की थी। तो उन्हीं के बारे में आर्टिकल है। इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ईरान जो था इस्लामिक स्टेट बन गया था, उसके बाद इन्होंने ड्रेस कोड बना दिया था और उसके लिए मॉरल पुलिस बना दी थी, जो कि डिटेंशन सेंटर्स के अंदर ले जाती थी अगर कोई भी वुमेन जो है इस्लामिक ड्रेस कोड की वायलेशन करती थी, हिजाब वगैरह नहीं पहनती थी। तो उसके अंदर ही इनकी जो थी वो डेथ हो गई थी। लेकिन पुलिस का कहना था कि इनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स पब्लिक एंगर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लोगों को पता ही था कि आखिर में हुआ क्या है और किस तरह से ब्रूटली जो है ड्रेस कोड के कारण से मॉरल पुलिस जो है मार पिटाई या वट एवर इट इज़ वो करती है। तो उसी के रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट हो रहे थे नेशन वाइड, उसके अंदर और ज़्यादा जो है अब क्रैकडाउन हुआ और उसके अंदर और डेथ्स देखने को मिली। और कहा जा रहा है कि 8 से ज़्यादा लोगों की जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी ऑलरेडी डेथ जो है वो हो चुकी है। जो दंगे हो रहे हैं उसके अंदर माइनर बच्चे भी जो हैं, जो 15-16 साल के बच्चे भी जो है रॉइट्स में दंगों का जो शिकार हैं वो हो रहे हैं। एंड बेसिकली आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ईरान की, वो कह रही हैं कि ये सारा का सारा जो है एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये जो रेवोल्यूशनरी एजेंट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह के लोगों को भड़का रहे हैं। एंड ये दंगे भी वही करवा रहे हैं जिसके अंदर ये जो डेथ्स हैं वो हो रही हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉरल पुलिस या मोरालिटी पुलिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी उस महिला की डेथ के लिए या इन लोगों के डेथ के लिए। बट जो फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमें, या हमें जो वेस्टर्न नेशन से जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है, वो काउंटर ही बता रही हैं। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारा जो क्वेश्चन था अबाउट द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका मैप आ जाता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। तो आपका फर्स्ट नेशन आ गया इसमें सऊदी अरेबिया, उसके बाद आ गया बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई एंड ओमान। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा हैं। अगेन आपको रिवाइज करा देता हूँ। सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई एंड ओमान। और ये जो टिप है ये भी ओमान का ही पार्ट है, तो इसलिए ये 2 बार लिखा हुआ है। तो बट ये एक ही बार है, राइट। इस तरफ को आपका पर्शियन गल्फ आ जाता है, इस तरफ को रेड सी आ जाता है, इस तरफ को आपका आ जाता है इंडियन ओशन। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है इस वाटर बॉडी को क्या कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरी होती है। एंड मैं सही आंसर को यहाँ पे टैग कर दूंगा, राइट। तो अब इसका आंसर क्या है? अब आप देखिए ईरान इसमें नहीं है, तो ईरान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये हो गया क्रॉस, ये हो गया येस, ये हो गया येस, ये हो गया येस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ईरान। तो ईरान इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नॉट लिखा है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि नॉट को पहले हाईलाइट करो, उसके बाद मार्क करो कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और उसके बाद अपना करेक्ट आंसर जो है उसको मार्क कर लो। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो ये अरेबियन पेनिनसुला के अंदर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर 6 मेंबर्स हैं
और अरेबियन पेनिनसुला के अंदर ईरान आता ही नहीं है, तो ईरान का इसमें मेंबर होने का भी कोई मतलब नहीं था। 1981 में इसको बनाया गया था और इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल, सोशल कोऑपरेशन की ये बात करते हैं। और हर साल ये एक समिट भी करते हैं जिसके अंदर ये अपने रीजनल अफेयर्स, यानी कि इस एरिया के अंदर, इस जो पेनिनसुला है उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से कॉपरेशन करके चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, उन सब चीज़ों की ये बात करते हैं। Now moving on to the next slide, हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कंसिडरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन है, आईआर से रिलेटेड है, जीएस2 के अंदर आता है और आपको इसके ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में या आप आंसर लिख के टेलीग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंडिया की सिक्योरिटी नीड्स की बात कर रही है कि हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर हम अपनी इकोनॉमी के अंदर आगे डेवलप होना चाहते हैं तो, और उसके लिए हमारी जो कॉपरेशन है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़, तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर यही आपकी कंट्रीज़ आ गई, ईरान, क्योंकि हम यहाँ से ऑयल डिपेंडेंट हैं, सऊदी अरेबिया आ गई इन ऑयल, उसके बाद आपकी जो और कंट्रीज़ हैं, इराक हो गया, यूएई हो गया, यमन हो गया, इन सब कंट्रीज़ की जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जो कि हमारी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली हम ऑयल की बात कर रहे हैं और वो ऑयल हमें ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये लिंक करके आपको सारी चीज़ें आंसर जो है वो लिखना है, एंड आई विल श्योरली चेक इट। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, दिस वाज इट फॉर टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको फुल कोर्स प्लस एक लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कोई भी डाउट सेशन है, कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइम पे, आप उनको कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी रीज़न से सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लाइट कोर्स। इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।